गुड मॉर्निंग। मार्सिलिया के पिटियोल व लीफलेट की आंतरिक संरचना का आज अपन अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने मार्सिलिया के बीजाणु उद्भिद पादप में रूट व राइजोम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज पिटियोल व लीफलेट ये दोनों मिलकर के लीफ को निर्मित करते हैं, तो लीफ की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि मार्सिलिया एक गुरुपर्णी टेरिडोफाइट है। गुरुपर्णी टेरिडोफाइट है और इसकी लीफ लार्ज होती है, जो दो मुख्य भागों से मिलकर के बनती है। प्रथम भाग पिटियोल कहलाता है और द्वितीय भाग लीफलेट कहलाता है। इन दोनों की आंतरिक संरचना का अध्ययन इनके अनुप्रस्थ काटने के पश्चात किया जाता है। सबसे पहले हम पिटियोल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिटियोल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिटियोल। अनुप्रस्थ काटने के पश्चात इसकी बाह्य रूपरेखा गोलाकार दिखाई देती है और यह भी मूल व राइजोम के समान तीन क्षेत्रों में विभाजित रहता है, जिनमें सबसे बाहरी क्षेत्र को एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे बाहरी क्षेत्र को एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। मध्य क्षेत्र को कॉर्टेक्स कहते हैं व केंद्रीय भाग को रंभ कहते हैं। तो ये एपिडर्मिस है, ये एकल स्तरीय होती है, एक परत से निर्मित रहता है। ये एपिडर्मिस है, देखिए एपिडर्मिस। ये एकल स्तरीय होता है, एपिडर्मिस है, ये एकल स्तरीय है। इस तरह से। और इसका कोर्टेक्स मध्य भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, जो दो भागों में बटा रहता है। आउटर कोर्टेक्स में एयर चैम्बर पाए जाते हैं, इसलिए इसे एरेनकाइमेटस कहते हैं, एरेनकाइमेटस। यह आउटर कोर्टेक्स है और यह एरेनकाइमेटस होता है। इस तरह से इसके बीच में सेप्टम पाए जाते हैं। ये हो गया आउटर कोर्टेक्स, इसे हम कहते हैं सेप्टम। और ये हो गया एयर चैम्बर, ये हो गया आउटर कोर्टेक्स, एरेनकाइमेटस, आउटर कोर्टेक्स।
पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस, इनर कोर्टेक्स। इस तरह से कोर्टेक्स पुनः दो क्षेत्रों में विभाजित है। आउटर कोर्टेक्स एरेनकाइमेटस है क्योंकि इसमें कई सारे एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं और ये एयर चैम्बर्स पट्टों के द्वारा या ट्रेबिकुली के द्वारा पृथक रहते हैं। कोर्टेक्स की सबसे आंतरिक लिमिटिंग लेयर को हम एंडोडर्मिस कहते हैं। तो ये एंडोडर्मिस आ गई, इसको हम कलर से बना लेते हैं। एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है। ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस एक स्तरीय है। इसके अर्य भित्ति पर केस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है, केस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है, जो इसकी विशेषता है। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से भीतर की ओर, एंडोडर्मिस से भीतर की ओर एक स्तरीय पेरीसाइकिल पाई जाती है, पेरीसाइकिल पाई जाती है। ये पेरीसाइकिल है। ये भी सिंगल एयर्ड है। पेरीसाइकिल होती है ये, जो स्टील को संरक्षित करती है और स्टील का ही भाग है। पेरीसाइकिल जाइलम और फ्लोएम तीनों मिलकर के रंभ को निर्मित करते हैं। तो पेरीसाइकिल हुआ, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम भी उपस्थित होते हैं इसमें। जाइलम है, ये जाइलम आ गया। जाइलम जो है वी के आकार का होता है, जाइलम वी के आकार का पाया जाता है। ये जाइलम वी के शेप का होता है। ये जाइलम है। जाइलम वी शेप्ड होता है। इसके बीच में, जाइलम के बीच में और इसके चारों तरफ फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। ये फ्लोएम है। ये फ्लोएम उत्तक है जो कि जाइलम के चारों तरफ पाया जाता है। इस प्रकार से ये टिश्यू जो बना रहे हैं, ये फ्लोएम टिश्यू है। इसमें पित्त नहीं पाया जाता, पित्त अनुपस्थित रहता है। तो इसमें ये जाइलम यहाँ प्रेजेंट है। जाइलम का निर्माण वाहिनिकाओं
से होता है। इसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती और यह दो भागों से मिलकर के बनता है। केंद्र की तरफ मेटाजाइलम पाया जाता है, ये मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम। और इसके परिधि की ओर या इसके सिरे पर प्रोटोजाइलम उपस्थित रहता है। इसके सिरे पर जाइलम का शेप जो है वी नुमा होता है, इस तरह से होता है, वी के आकार में। दो वी जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर पाए जाते हैं और इनके सिरे पर, वी के सिरे पर प्रोटोजाइलम पाया जाता है और इनके मध्य भाग में मेटाजाइलम उपस्थित रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था को एक्जार कहते हैं। ये एक्जार कंडीशन कहलाती है। जाइलम के दोनों ओर और बीच में फ्लोएम पाया जाता है। ये फ्लोएम है, फ्लोएम उपस्थित रहता है। फ्लोएम का निर्माण चालनी कोशिकाओं व फ्लोएम पेरेन्काइमा से होता है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं नहीं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं नहीं पाई जाती है, केवल चालनी कोशिकाएं व फ्लोएम पेरेन्काइमा ही पाए जाते हैं। इस प्रकार यह पिट्यूल के आंतरिक संरचना का डायग्राम है, सेल्यूलर डायग्राम है। इसमें सबसे बाहरी क्षेत्र को एपिडर्मिस कहते हैं, मध्य क्षेत्र को कॉर्टेक्स कहते हैं और वह केंद्रीय भाग को रंभ कहते हैं। तो ये यहाँ पे लेबलिंग करते थे, ये एंडोडर्मिस हुआ, इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लिमिटिंग लेयर को कहते हैं एंडोडर्मिस। यहाँ लिख देता हूँ, ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से भीतर की ओर पेरिसाइकल पाई जाती है। ये पेरिसाइकल है, ये पेरिसाइकल हुई, पेरिसाइकल जाइलम एवं फ्लोएम तीनों मिलकर के रंभ को निर्मित करते हैं। तो ये रंभ हो गया, ये तीनों मिलकर के रंभ को बनाते हैं, इसे हम कहते हैं स्टील। स्टील हुई, इसे स्टील कहते हैं। पित्त नहीं पाया जाता, इस प्रकार ये प्रोटोस्टील प्रकार की स्टील है। तो ये पिट्यूल की आंतरिक संरचना का अध्ययन पूर्ण हुआ। इसके पश्चात हम लीफलेट की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन भी लीफलेट के अनुप्रस्थ काटने के पश्चात किया जाता है। जैसे कि आपको पता है, पिछली कक्षा में हमने इसके स्पोरोफाइट का डायग्राम बनाया था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो उसमें बताया कि ये पिट्यूल होता है, इस तरह से पिट्यूल होता है, और ये लीफलेट होते हैं। लीफलेट इस तरह से होते हैं। तो ये लीफलेट है। लीफलेट की संख्या अलग अलग जातियों में 3 से लेकर के 8 तक होती है, 3 से लेकर के 8 तक होती है। तो इसका टीएस जब हम काटते हैं तो ये पिट्यूल का आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, और जब इसका टीएस हम काटेंगे तब हमें लीफलेट की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लीफलेट की आंतरिक संरचना का डायग्राम बनाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफलेट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफलेट। लीफलेट भी मूल, राइजोम तथा पिट्यूल के समान यह भी 3 भागों में विभाजित रहता है, परंतु इनके नाम अलग अलग आएंगे। यहाँ पे जो मध्य भाग है वहाँ पे हमने वल्कुट नाम दिया,
यहाँ पे जो मध्य भाग उपस्थित रहता है उसे हम पर्ण मध्योतक कहते हैं या मीजोफिल कहते हैं, मीजोफिल टिश्यू नाम देते हैं। जबकि मूल और राइजोम तथा पिट्यूल के केस में हमने वल्कुट नाम दिया, लेकिन पर्ण के केस में हमें वल्कुट के स्थान पर पर्ण मध्योतक नाम रखेंगे। तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं। तो ये देखिए, ये बाहरी क्षेत्र एपिडर्मिस है, ये ऊपर भी और नीचे चारों ओर एपिडर्मिस से कवर रहता है। ऊपरी एपिडर्मिस को हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं और नीचे वाली को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस हुई। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, इनमें रंध्र भी पाए जाते हैं। एपिडर्मिस पर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। लेकिन जो स्थली जातियां हैं उनमें स्टोमेटा जो है दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। लेकिन जो स्पीशीज फ्लोटिंग है उसमें स्टोमेटा ऊपर की ओर पाए जाते हैं। तो ये स्टोमेटा भी उपस्थित होते हैं इसमें। ये स्टोमेटा बना रहे हैं यहाँ पे, ये स्टोमेटा हैं। इस तरह से स्टोमेटा उपस्थित हैं। ये स्टोमेटा होते हैं जो कि दोनों सतहों पर पाए जाते हैं या केवल निचली सतह पर भी पाए जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। पर्ण मध्योतक मेजोफिल टिश्यू दो स्पष्ट भागों में विभाजित जाता है, जिन्हें पेलिसेड टिश्यू तथा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं। अपर एपिडर्मिस की ओर पेलिसेड टिश्यू पाया जाता है, जबकि लोअर एपिडर्मिस की ओर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। जैसे कि देखिए, ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, और ये हो गई लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस की ओर पेलिसेड टिश्यू पाया जाता है। ये पेलिसेड टिश्यू है। इस प्रकार पेलिसेड टिश्यू जो है इलोंगेटेड प्रकार का टिश्यू है और इसके परिधीय भाग में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके परिधीय भाग में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस प्रकार लीफलेट फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं और समय भोजन को संश्लेषित करते हैं। स्टोमेटा उपस्थित हैं और ये गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। ये देखिए, और लोअर एपिडर्मिस की ओर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा उपस्थित रहता है। यह स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। इसके केंद्रीय भाग में वेस्कुलर बंडल उपस्थित रहता है। ये वेस्कुलर बंडल है जो चारों ओर से एपिडर्मिस के द्वारा ढका रहता है। सॉरी, एंडोडर्मिस के द्वारा, एपिडर्मिस ने एंडोडर्मिस के द्वारा ढका रहता है। ये एंडोडर्मिस है।
एंडोडर्मिस के द्वारा ढका रहता है। इसमें केंद्रीय भाग में जाइलम पाया जाता है। इसके केंद्रीय भाग में जाइलम होता है। ये जाइलम है। ये जाइलम है। ये जाइलम की वाहिनी इकाई दिखाई दे रही है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। ये फ्लोएम है। इसकी लेबलिंग कर देते हैं। हाँ, स्पंजी पैरेन्काइमा के परिधीय भाग में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हैं। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हैं। इसकी लेबलिंग कर देते हैं। स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस, पेलिसेड टिश्यू, इसे हम कहते हैं पेलिसेड टिश्यू। पेलिसेड टिश्यू, पेलिसेड टिश्यू, TISSUE, पेलिसेड टिश्यू। और ये टिश्यू है, इसे हम कहते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा। स्पंजी पैरेन्काइमा की सेल्स लूजली अरेंज होती है और इनके बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं। इनके मध्य में, कोशिकाओं के मध्य में इंटर सेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं। पेलिसेड टिश्यू तथा स्पंजी पैरेन्काइमा दोनों मिलकर के मीजोफिल टिश्यू को निर्मित करते हैं। मीजोफिल टिश्यू हो गया ये, मीजोफिल टिश्यू। इस प्रकार मार्सिलिया का लीफलेट में मीजोफिल टिश्यू दो भागों में विभाजित रहता है। अपर भाग की ओर पेलिसेड टिश्यू व्यवस्थित रहता है और लोअर एपिडर्मिस की ओर स्पंजी पैरेन्काइमा व्यवस्थित रहते हैं। केंद्रीय भाग में, जहाँ पे मध्य शिरा पाई जाती है, उस भाग में वेस्कुलर बंडल अनुप्रस्थ रूप से कटता है और वो दिखाया गया है। यह वेस्कुलर बंडल चारों ओर से एंडोडर्मिस के द्वारा संरक्षित रहता है। तो ये एंडोडर्मिस हुआ, ये एंडोडर्मिस हुआ, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद केंद्रीय भाग में जाइलम उपस्थित है और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। इस प्रकार जाइलम केंद्रीय भाग में और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम व्यवस्थित हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहते हैं। कंसेंट्रिक या सकेंद्रिकी। तो यह कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल है, कंसेंट्रिक।
CONCEN, कंसेंट्रिक प्रकार का वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, वीवी वेस्कुलर बंडल कंसेंट्रिक प्रकार। इसमें भी जाइलम वाहिनिकाओं से निर्मित रहता है और फ्लोएम सिव सेल से निर्मित रहता है। इस प्रकार मार्सिलिया के मुख्य पादप बीजाणु उद्भिद है। उसकी हमने पिछले कक्षा में बाह्य आकारिकी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद आता है कि मार्सिलिया में जनन किस प्रकार से होता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है मार्सिलिया में जनन, रिप्रोडक्शन इन मार्सिलिया। रिप्रोडक्शन इन मार्सिलिया। मार्सिलिया में जनन के दो मुख्य विधियां पाई जाती है। मार्सिलिया में जनन की दो मुख्य विधियां पाई जाती है। प्रथम विधि को कायिक जनन कहते हैं, द्वितीय विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें जनन दो प्रकार से संपन्न होता है। प्रथम विधि को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कहते हैं, और सेकंड विधि को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो विधियां मार्सिलिया में पाई जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थितियों में यह जनन पाया जाता है और यह जनन कंदों के द्वारा होता है। कंद जो कि भूमिगत तने पर निर्मित होते हैं, और भूमिगत तने को हम प्रकंद कहते हैं अथवा राइजोम कहते हैं। तो जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है तो ये कलिकानुमा संरचनाएं निर्मित करते हैं और खाद्य पदार्थों को संचित कर लेते हैं। खाद्य पदार्थ ओयल ग्लोब्यूल्स के रूप में संचित रहता है, और जब परिस्थितियां अनुकूल आती है तो यही कंद पुनः नए स्पोरोफिटिक प्लांट को जन्म देते हैं। इस प्रकार यह कंद चिरकालिकता, पेरिनेशन का एक साधन है। चिरकालिकता अथवा पेरिनेशन का एक साधन है। जैसे कि देखिए इसमें यह होता है बाई ट्यूबर्स के थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं कंद या कंदों के द्वारा होता है, और यह भूमिगत तने पर बनते हैं। जैसे देखिए ये इसका राइजोम है जो कि अंडरग्राउंड होता है। इसका तना भूमिगत रहता है जिसे हम राइजोम कहते हैं, और इस पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। तो ये पर्व संधि है। इस पर्व संधि पर ये इस तरह से ये कंद बनते हैं। कंद वास्तव में लेटरल ब्रांच का मॉडिफिकेशन है। लेटरल ब्रांच का मॉडिफिकेशन, जैसे कोई ब्रांच बन रही है यहाँ पे, तो ये आगे जाकर के कंद निर्मित करती है। तो इस प्रकार कंद जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लेटरल ब्रांच है।
लेटरल ब्रांच है। लेटरल ब्रांच के मॉडिफिकेशंस हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ लेटरल ब्रांच। और ये खाद्य पदार्थ को संचित कर लेते हैं। इनके केंद्रीय भाग में खाद्य पदार्थ पाया जाता है। ये खाद्य पदार्थ है, ये देखिए, ये केंद्रीय भाग में टिश्यू है पूरा। और ये खाद्य पदार्थ ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में पाया जाता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल है या शुष्क अवस्था आ जाती है तो संपूर्ण बीजाणुजित पौधा सूख जाता है, केवल कंद ही जमीन में पड़े रहते हैं। और जब परिस्थितियां अनुकूल आती है, और यह अनुकूल परिस्थितियां कब आएगी? जब वर्षा काल आता है, तो उस समय ये कंद पुनः अंकुरित होकर के नए मार्सिलिया के बीजाणुद्भिद पौधे को निर्मित करते हैं। इस प्रकार कंद विधि मुख्यतया मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया माइन्यूटा, माइन्यूटा जो कि एक कॉमन जाति है, अधिकांश क्षेत्रों में ये पाई जाती है, मार्सिलिया माइन्यूटा, तथा मार्सिलिया हिरस्यूटा में देखी गई है। मार्सिलिया हिरस्यूटा, मार्सिलिया हिरस्यूटा, मार्सिलिया हिरस्यूटा, HIRSUTA, हिरस्यूटा। तो इन दोनों जातियों में कंदों के द्वारा कायिक जनन बहुतायत से पाया जाता है। तो जाति है मार्सिलिया माइन्यूटा और मार्सिलिया हिरस्यूटा। दूसरा प्रकार का जनन जिसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है। बीजाणु बनते हैं इसमें, और बीजाणुओं के द्वारा जो संपन्न जो जनन है उसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाई स्पोर्स, बीजाणुओं के बनने के आधार पर ही मुख्य पादप को बीजाणु उद्भिद नाम दिया गया है, और यह विधि कहलाती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मार्सिलिया में बीजाणु आकारिकीय व कारिकीय के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जिन्हें माइक्रोस्पोर्स व मेगास्पोर्स कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति को हेटेरोस्पोरस टाइप कहा गया है। इस प्रकार मार्सिलिया एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं। स्पोर्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और दूसरा स्पोर है मेगास्पोर। इस प्रकार मार्सिलिया एक हेटेरोस्पोरस जीनस है, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस जीनस है। दो प्रकार के स्पोर है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। क्योंकि ये स्पोर छोटे होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं, इसलिए माइक्रो मीन्स स्मॉल, और इनका साइज 0.06 मिलीमीटर से
0.07 मिलीमीटर तक होते हैं। 0.06 मिलीमीटर से लेकर के 0.07 मिलीमीटर तक के व्यास वाले होते हैं। ये गोलाकार होते हैं इसलिए व्यास होते हैं इनका पॉइंट, ये इसलिए सूक्ष्म है। जबकि मेगास्पोर बड़े होते हैं और अंडाकार हैं, और इनका जो साइज, ये बड़े होते हैं, लार्ज हैं। इनका साइज 0.6 मिलीमीटर से लेकर के 0.7 मिलीमीटर तक होता है। इसलिए दोनों की तुलना करें तो ये छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं। साइज भी इनका बड़ा है, इसलिए ये मेगास्पोर कहलाया और ये माइक्रोस्पोर कहलाया। इस प्रकार साइज अलग अलग प्रकार का है। अगर इनका फंक्शन देखें, इनकी फिजियोलॉजी देखें, तो इनका कार्य भी अलग अलग है। माइक्रोस्पोर अंकुरण के उपरांत मेल गेमेटोफाइट को निर्मित करते हैं। ये मेल गेमेटोफाइट को निर्मित करेगा, मेल गेमेटोफाइट को निर्मित करेगा, जबकि मेगास्पोर अंकुरण के उपरांत फीमेल गेमेटोफाइट को निर्मित करेगा। फीमेल गेमेटोफाइट निर्मित करता है। इस प्रकार साइज भी अलग अलग है और कार्य भी अलग अलग है। यह स्थिति हेटेरोस्पोरस कहलाती है। तो मार्सिलिया एक हेटेरोस्पोरस जीनस है। दोनों प्रकार के बीजाणु एक विशेष प्रकार की संरचना में बनते हैं, एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में बनते हैं, विशेष प्रकार की संरचना में बनते हैं, जिन्हें बीजाणु फलिका कहते हैं अथवा स्पोरोकार्प कहते हैं। स्पोरोकार्प, तो स्पोर्स, दोनों स्पोर्स जो हैं, ये विशेष प्रकार की एक बीन शेप्ड सीड्स नुमा संरचना है, जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोकार्प। तो ये स्पोरोकार्प में बनते हैं। स्पोरोकार्प का जो शेप है, इनका जो आकार है, वो बीन के सीड की तरह दिखाई देता है, इसलिए बीन सीड शेप्ड है। ये बीन सीड शेप्ड स्पोरोकार्प। तो दोनों प्रकार के बीजाणु एक ही स्पोरोकार्प में बन रहे हैं। और आपको पता है, हमने पहले बताया था, सिलेजिनेला भी एक हेटेरोस्पोरस वंश था। उसमें बताया कि माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं। ठीक उसी प्रकार मेगास्पोर का निर्माण मेगास्पोरेंजियम में होता है। तो दोनों प्रकार के जो स्पोरेंजिया हैं, वो एक ही स्पोरोकार्प में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के स्पोरोकार्प को हम कहते हैं बाइस्पोरेंजिएट। तो स्पोरोकार्प कैसा हुआ? बाइस्पोरेंजिएट हुआ। ये बाइस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट। इसका मीन्स हुआ कि यहां पे जो माइक्रोस्पोर है और मेगास्पोर, इनको बनाने वाली संरचनाएं, जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं, वो एक ही स्पोरोकार्प में उपस्थित है। तो यहां देखिए बाइस्पोरेंजिएट मीन्स कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम भी है, माइक्रोस्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया। ये दोनों एक ही स्पोरोकार्प में उपस्थित हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स को बनाएगी, माइक्रोस्पोर्स को बनाएगी, और मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर्स को बनाएगा। इस प्रकार तो दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया तथा मेगास्पोरेंजिया दोनों ही एक स्पोरोकार्प में उत्पन्न होते हैं, इसलिए स्पोरोकार्प बाइस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। और इसका जो शेप है वो बीन के सीड की तरह दिखाई देता है।
स्पोरोकार्प नामक संरचना पिटियोल पर पेडंकल के द्वारा संलग्न रहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, ये इसका राइजोम है, ये इसका राइजोम है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, या तो ये कीचड़ में रहता है, पानी में तो ये कीचड़ में रहता है, या ज़मीन के नीचे, अगर स्थलीय जाती है तो ज़मीन के नीचे पाया जाता है। इसके पर्व संधि, ये पर्व संधि है, और पर्व संधि से पिटियोल निकलता है। पर्व संधि से पिटियोल उत्पन्न होगी, और पिटियोल के शीर्ष पर लीफलेट लगे हुए रहते हैं। ये लीफलेट लगे हुए हैं। इस पर्णवृंत के आधारी भाग पर स्पोरोकार्प लगे हुए रहते हैं। ये स्पोरोकार्प है, देखिए, ये स्पोरोकार्प लगा हुआ है, इस तरह से स्पोरोकार्प लगा हुआ है। ये स्पोरोकार्प, ये स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प के डायग्राम को बड़ा करके दिखाते हैं तो इस तरह से दिखता है। ये इस तरह से, ये इसका मुख्य भाग बॉडी कहलाता है, और इसके ऊपर दो दंतनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं डेंटेट स्ट्रक्चर। इसे ट्यूबरकल्स कहते हैं, ट्यूबरकल्स, TUBERCLES, इन्हें ट्यूबरकल्स कहते हैं। ये ट्यूबरकल्स नामक संरचना है जो दंतनुमा होती है, डेंटेड स्ट्रक्चर है, और इसके बाद इसका मुख्य भाग बॉडी कहलाता है। और ये इसका जो व्रंत है, बीजाणु फलिका का जो व्रंत है, इसे पेडंकल कहते हैं। पेडंकल भी कहते हैं या स्टॉक भी कह सकते हैं। पेडंकल स्टॉक का जो भाग बॉडी से जुड़ा हुआ है, स्टॉक का जो भाग बॉडी से जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं रेफी। तो ये भाग कहलाता है रेफी, कहलाता है रेफी, रेफी कहलाता है, रेफी है। अब ये पेडंकल, स्पोरोकार्प के पेडंकल और स्टॉक पिटियोल से किस प्रकार संलग्न है, उस आधार पर इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पेडंकल का पिटियोल पर संलग्न के आधार पर मार्सिलिया वंश को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, अलग अलग प्रकार से संलग्न रहता है। तो केएम गुप्ता 1962 इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया। तो वो इस प्रकार हैं। यहाँ ये डायग्राम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, यहाँ बता देते। देखिए, इसे 4 भागों में बटा ना, तो पेडंकल, पेडंकल और स्टॉक का पिटियोल पर अटैचमेंट के आधार पर इससे 4 श्रेणियों में बांटा गया है।
पेडंकल स्टॉक का पिटियोल पर अटैचमेंट के आधार पर इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। अब पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये तो हुआ पिटियोल और ये इसका राइजम हो गया। इसी तरह से ये हुआ पिटियोल और ये इसका राइजम हुआ, ये पिटियोल हुआ, राइजम हुआ, ये पिटियोल हुआ, ये राइजम हुआ। अब इनका किस तरह से अटैचमेंट हो रहा है वो चारों में अलग अलग दिखाई देगा और वो अलग अलग जातियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर पिंक कलर से मैं स्पोरोकार्प बना देता हूँ। स्पोरोकार्प का ये पेडंकल है, देखिए ये पेडंकल हुआ, ये पेडंकल हुआ, ये पेडंकल हुआ, ये पेडंकल हुआ। अलग अलग स्पोरोकार्प अलग अलग पिटियोल पर संलग्न है। ये स्पोरोकार्प हुआ, ये भी स्पोरोकार्प हुआ, ये भी स्पोरोकार्प हुआ और ये भी स्पोरोकार्प। 4 स्पोरोकार्प अलग अलग अपने अलग अलग पेडंकल से पिटियोल पर संलग्न है। इस प्रकार की श्रेणी, यह प्रकार मार्सिलिया पोलीकार्पा में पाया जाता है। मार्सिलिया जाती है पोलीकार्पा, इसे हम कहते हैं लीनियर सीक्वेंस, इसे हम कहते हैं लीनियर सीक्वेंस। ये लाइन में लगे हुए लीनियर सीक्वेंस हैं और यह प्रकार मिलेगा मार्सिलिया पोलीकार्पा में। मार्सिलिया पोलीकार्पा में देखा गया है। इसमें लीनियर सीक्वेंस है, अलग अलग बीजाणु फलिकाएं जो है अलग अलग पेडंकल से एक ही पिटियोल पर संलग्न है। दूसरा देखिए, ये बीजाणु फलिकाएं हैं, एक पीछे की तरफ है, 3 इधर दिख रही है, मतलब 4 हैं और ये चारों जो हैं इनके पेडंकल जो है यहीं पर जुड़ गए, यहीं पर कॉमन हो गए और कॉमन होने के उपरांत ये अपने पिटियोल से संलग्न है। तो ये स्थिति पाई जाती है मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया के अंदर। इसे हम कहते हैं मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में पाई जाती है। मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में पाई जाती है। इसमें क्या हुआ कि इसमें सब पहले जुड़ करके कॉमन होकर के फिर यहाँ पर इससे अटैच्ड हो गया। अब तीसरी स्थिति जो है वो किस प्रकार की देखिए। तीसरी स्थिति के अंदर यहीं से ही बेस पर ही सारे निकल रहे हैं, यहीं से निकल रहे हैं, यहीं पे जुड़े हुए सारे सारे जो है यहीं से ही पिटियोल के बेस पर ही जुड़े हुए हैं और वो एक साथ समूह में उत्पन्न हो रहे हैं। यह स्थिति या यह प्रकार मार्सिलिया की स्पीशीज है माइन्यूटा, उसमें पाई जाती है। मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया माइन्यूटा में पाई जाती है। चौथी स्थिति में देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही स्पोरोकार्प, केवल एक ही स्पोरोकार्प पिटियोल पर संलग्न है, केवल एक ही स्पोरोकार्प पिटियोल पर संलग्न है। देखिए इसमें एक ही संलग्न है, ये एक ही संलग्न है। तो यह प्रकार मार्सिलिया की स्पीशीज है मार्सिलिया कोरोमेंडेलाइना में पाई जाती है। मार्सिलिया कोरोमेंडेलाइना, मार्सिलिया कोरोमेंडेलाइना में पाई जाती है। मार्सिलिया कोरोमेंडेलाइना में पाई जाती है। मार्सिलिया कोरोमेंडेलाइना में पाई जाती है। इस प्रकार यहां पर आपने देखा कि 4 अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग जातियों में उपस्थित हैं। मोस्ट कॉमन जो जाति है मार्सिलिया माइन्यूटा, उसमें देखिए सारे स्पोरोकार्प जो है नीचे से पिटियोल के नीचे बेसल पोर्शन से उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन इसमें अलग है, इसमें सब अपने स्वतंत्र प्रकार से जुड़े हुए हैं।
इसका ये अलग है, इसका अलग है, और बीच में स्पेस भी है। ये लीनियर सीक्वेंस है जो कि मार्सिलिया पॉलीकार्पा में देखा गया है। मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में अलग ही प्रकार की स्थिति है, पहले ही से ही अपना पेडंकल जुड़ करके कॉमन हो गया, उसके बाद एक कॉमन पेडंकल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले अपना पहले ही मिल गए और उसके बाद मिलने के उपरांत एक ही संरचना से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर अकेला ही है मार्सिलिया कोरोमेंडेलाइना में, एक अकेला ही बीजाणु फलिका अपने पेडंकल से जुड़ी हुई है। तो ये बीजाणु फलिका के अलग अलग अटैचमेंट आपने अध्ययन किए। इसके पश्चात आता है कि बीजाणु फलिका की बाह्य आकारिकी कैसी है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसकी संरचना में पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद स्पोरोकार्प की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जब हम अध्ययन करते हैं तो इनके अलग अलग सेक्शन काट करके अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं स्पोरोकार्प का। तो यहां पर लिख देते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प। जब इसके बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसमें यह फिगर बनेगा और इसमें यह बताएंगे कि बीजाणु फलिका स्पोरोकार्प के दो मुख्य भाग होते हैं, जिसमें एक भाग स्टोक कहलाता है और दूसरा भाग बॉडी कहलाता है। स्टोक का जो भाग बॉडी से जुड़ता है उसे हम रेफी कहते हैं, और रेफी के ठीक ऊपर दंतनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें ट्यूबरकल्स कहते हैं। यह स्पोरोकार्प हाईली रेजिस्टेंट, अत्यधिक प्रतिरोधी स्ट्रक्चर है जो कई सालों तक जीवनक्षम रह सकती है। यह चारों ओर से क्यूटिकल से ढकी हुई संरचना है, क्यूटिकल आवरण से ढका रहता है, इससे यह अत्यधिक प्रतिरोधी बन गई और कई सालों तक, कई वर्षों तक यह वायबल रह सकती है। लेकिन जब इसको लैब के अंदर हम इसको रखते हैं और इसको हम 10-12 घंटे के अंदर अंकुरित कर सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो है बीजाणु धानियां पाई जाती है, और बीजाणु धानियां जब बाहर आएगी तभी तो बीजाणु बाहर आएंगे, और बीजाणु जब बाहर आएगा तो बीजाणु से एक नया पादप, पुनः नया पादप निर्मित होगा, उसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। और जब गैमेटोफाइट पादप बनेगा तो वह पुनः जनन करेगा, और वह जनन करेगा युग्मकों के द्वारा, गैमिट्स के द्वारा। इसलिए इस प्रकार के जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वहां पर जो जनन विधि है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये बीजाणु के द्वारा है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें स्पोरोकार्प बीजाणुओं को बनाते हैं, और आपको पता है कि बीजाणु धानियों में बनते हैं, दोनों बीजाणु धानियां एक में ही हैं। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प, वह हम स्टडी करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प।
इसमें भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प का अध्ययन भी कई शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। तो पहला जो बिंदु है या हेडिंग है वह है वाल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प की भित्तीय संरचना। इसमें पहला बिंदु आएगा वॉल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प की भित्तीय संरचना। जैसा कि मैं बताया था कि स्पोरोकार्प एक हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ऐसा क्या है, इसकी भित्ति में ऐसा क्या है कि यह अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो इसमें बताया कि सबसे बाहरी स्तर पर इस पर क्यूटिकल पाया जाता है। तो जब इसका हम स्टडी करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है। ये देखिए, ये एपिडर्मिस है, इसका डायग्राम बनाते हैं, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस घनाकार कोशिकाओं से निर्मित संरचना है, क्यूबोइडल है। एपिडर्मिस घनाकार कोशिकाओं से बनती है। ये एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस पर यानी स्पोरोकार्प की सतह पर गड्ढों में स्थित रंध्र पाए जाते हैं और ऐसे स्टोमेटा को कहते हैं सनकेन स्टोमेटा। तो यह सनकेन स्टोमेटा है। ये देखिए, ये सनकेन स्टोमेटा बना दिया और इसके ठीक ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। ये क्यूटिकल की परत है। ये क्यूटिकल है और एपिडर्मिस की कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं रोम को बनाती है, हेयर्स को बनाती है और वो हेयर्स जो है बहुकोशिकीय होते हैं। तो बहुकोशिकीय हेयर्स भी पाए जाते हैं इस पर। इस तरह से बहुकोशिकीय हेयर्स भी पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय हेयर्स होते हैं। ये एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से नीचे की ओर, एपिडर्मिस से नीचे की ओर हाइपोडर्मिस पाई जाती है। हाइपोडर्मिस पाई जाती है और हाइपोडर्मिस जो है ये भी इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है, दीर्घित संरचना है। ये हाइपोडर्मिस है और ये हाइपोडर्मिस दो परतों से निर्मित संरचना है। हाइपोडर्मिस की दो लेयर नहीं होगी, यहाँ पे दो लेयर होगी, एक लेयर नहीं होगी, दो लेयर होगी यहाँ पे। तो ये पहली परत है हाइपोडर्मिस की, ये पहली परत हुई, ये दूसरी परत होती है। इस तरह से हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ये हाइपोडर्मिस है। ये देखिए, ये हाइपोडर्मिस है और हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं के भीतर हरित लवक उपस्थित रहता है। ये हरित लवक है। हरित लवकों की उपस्थिति के कारण बीजाणु फलिकाएं हरी होती है। जब यह यंग स्टेज में रहती है तो यह हरी व कोमल रहती है, लेकिन जैसे ही यह परिपक्व अवस्था में पहुंचती है तो इसका रंग भूरा हो जाता है और अत्यधिक कठोर हो जाती है। अत्यधिक कठोर हो जाती है और इसका रंग भूरा हो जाता है। परंतु जब यंग अवस्था में रहती है तो यह अत्यधिक कोमल रहती है और इनका रंग हरा रहता है।
तो ये हाइपोडर्मिस हुआ, इसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस की फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर, और ये हाइपोडर्मिस की सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर। तो हाइपोडर्मिस 2 परतों से निर्मित संरचना है, ये हो गई हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इसके बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस से भीतर की ओर इसमें जिलेटिनस टिश्यू पाया जाता है, जिलेटिनस टिश्यू पाया जाता है। यह जिलेटिनस टिश्यू है, जिलेटिनस टिश्यू पाया जाता है जो जिलेटिनस रिंग का निर्माण करता है, जिलेटिनस रिंग का निर्माण करता है। ये जिलेटिनस टिश्यू है। पेरेनकाइमा का ही बना होता है, लेकिन इसका नाम रखा जिलेटिनस टिश्यू, जिलेटिनस टिश्यू। जिलेटिनस टिश्यू, जिलेटिनस टिश्यू बीजाणु फलिका में, जिलेटिनस टिश्यू बीजाणु फलिका के डिहिसेंस में सहायता करता है, बीजाणु फलिका के डिहिसेंस, इसे हम कहते हैं विस्फुटन, यानी फटने में सहायता करता है। बीजाणु फलिका के फटने में सहायता करता है कि बीजाणु फलिका जब फटेगी तो वो किसकी सहायता से फटेगी? जिलेटिनस टिश्यू की सहायता से, क्योंकि यह जल को अवशोषित कर लेती है, जल को सोख लेती है, और उसके बाद यह जिलेटिनस टिश्यू फूल जाता है, और फूलने के उपरांत बीजाणु फलिका एक वाल्व की तरह अलग हो जाती है। जैसे स्नेल होता है ना, बाइवाल्विया, उस तरह से दोनों वाल्व अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि यह नीचे से वेंट्रल सरफेस की ओर जुड़ी रहती है और ऊपर से यह फ्यूज रहती है, तो नीचे से यह ऐसे अलग हो जाती है। और वो जिलेटिनस टिश्यू जो है बीजाणुधानियों के साथ बाहर आ जाते हैं, बीजाणुधानियों के साथ बाहर आ जाते हैं और बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। तो ये इसकी वॉल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरोकार्प की वॉल स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस है, इसमें 2 परतों का बना हाइपोडर्मिस है, उसके पश्चात जिलेटिनस टिश्यू है इसमें, और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाती है, ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल, और इसी के ऊपर मल्टी सेल्यूलर हेयर भी पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय रोम भी पाए जाते हैं, मल्टी सेल्यूलर हेयर, ये मल्टी सेल्यूलर हेयर पाए जाते हैं। इस कारण से बीजाणु फलिका की भित्तीय संरचना के अध्ययन से पता चलता है कि यह काफ़ी कठोर व हाईली रेजिस्टेंट संरचना है। थैंक यू।